वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स एवरीवन। तो आज की जो ये वीडियो हम देखेंगे इसमें जितने भी अब तक CSIR, गेट, एक्सेल, ICMR मतलब जो भी ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चंस बने हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम एक ही स्लाइड में कवर करेंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा ग्लाइकोलाइसिस से और क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी नहीं है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एट द एंड तक सारे क्वेश्चंस आपके एक ही वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे, चाहे वो CSIR के हो या फिर गेट के हो, ICMR और DBT, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो लेट्स स्टार्ट। सो जब हम ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, इन द साइटोसोल। तो यहाँ से हमारा बना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नेम क्या है। तो दैट इज EMP एम्डेन मीयरहोफ पाथवे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बन गया। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। अब उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के कितने फेसेस होते हैं, मतलब कितने फेसेस में हम ग्लाइकोलाइसिस को डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है प्रेपरेटरी फेस और एक हमारा होता है पे ऑफ फेस। ठीक है, प्रेपरेटरी फेस में क्या होता है, हमारी ATP यूज हो रही होती है और पे ऑफ फेस में क्या होता है, हमारी ATP बन रही होती है, एनर्जी वहां पे बनती है। प्रेपरेटरी में यूटिलाइज होती है और पे ऑफ में यही चीज क्या होती है, बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब एक बार हम देख लेते हैं टोटल कितने स्टेप्स होते हैं। टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है सिंपली, दैट इज 1310। अगर आपको ये याद है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे इसके बाद आप ग्लूकोनियोजेनेसिस जब करोगे तो ये फॉर्मूला विल हेल्प यू अलॉट। कैसे? क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप ही ऐसा है जो कि हमारा इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारा ये वाला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सो दिस इज योर इरिवर्सिबल स्टेप। फिर हो गया हमारा थर्ड वाला फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 और फिर हमारा हो गया ये वाला, दिस वन, पायरुवेट काइनेस वाला स्टेप। तो ये 3 स्टेप से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि कितने हमारे इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। टोटल हमारे 3 इरिवर्सिबल स्टेप है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन कौन से जो हमारे स्टेप्स हैं वहां पे रेगुलेशन हो सकती है। तो 3 ऐसे स्टेप्स हैं जहां पे रेगुलेशन हो सकती है। सेम आंसर, दैट इज इरिवर्सिबल फर्स्ट, थर्ड एंड 10। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि एलोस्टेरिक हमारे एंजाइम्स कौन कौन से हैं। अब चाहे वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 हो, चाहे वो पायरुवेट काइनेस 1 हो, ये दोनों है हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम्स। उसके बाद एलोस्टेरिक एंजाइम्स आपको पता होगा, ठीक है, जिनको हम इफेक्टर्स और मॉड्यूलेटर्स की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर कंट्रोलिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं कि प्रेपरेटरी फेस हमारा कहाँ तक लास्ट करता है और जो पे ऑफ फेस है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है। तो आप देखिए कि जहां से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से आप 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज सेपरेटिंग योर प्रेपरेटरी एंड योर पे ऑफ फेस। ठीक है, हेलो। उसके बाद सो ग्लूकोज इज चेंजिंग टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आपको ये भी पता होगा कि जहां पे भी हमारे पास काइनेस प्रेजेंट है वहां पे क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन। और ये भी याद रखना है कि जहां पे भी कहीं पे भी स्टेप में फॉस्फोराइलेशन होगी वहां पे ATP की यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, काइनेस इन्वॉल्व है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है, सो ATP से ADP। फिर उसके बाद हमने देखा स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, क्या हो रही है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, सेम ATP। ठीक है, तो जहां पे भी हम फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं वहां पे ATP का यूसेज देखने को मिलता ही मिलता है। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि जहां पे भी आप क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट देखो, 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate are converting to, sorry this one, glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase जहाँ पे इन्वॉल्व है, ये वाला स्टेप आपका ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और ये डायरेक्टली आपको गेट के क्वेश्चन में, गेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको लगातार ऑन रिपीट CSIR
और गेट एक्सेल में पूछे ही गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद है हमारा कौन से ऐसे स्टेप हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो क्या है कि अगर एटीपी के ऊपर डायरेक्ट फॉस्फेट ट्रांसफर करके आप एटीपी को बना रहे हो, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और वो फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, आपके सबस्ट्रेट से। सो दिस वन पार्ट हियर इज, जब आप 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, उस टाइम पे फॉस्फेट ऐड किया जाता है एडीपी पे और आपके पास बनते हैं 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। और ग्लाइकोलाइसिस में ये जो आपका 7th स्टेप है और ये जो आपका 10th स्टेप है, दे बोथ आर योर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहां से हमारा ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाता है, कितने एटीपी और कितने एनएडीएच बन रहे हैं। देखो 2 एटीपी तो यूज हो रहे हैं, 2 एटीपी आपके यूज हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है। उसके बाद 2 एनएडीएच आपके बन रहे हैं और 4 एटीपी यहाँ पे बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका 10th स्टेप में, एक बन रहा है आपका यहाँ पे हियर, या जहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन, जहां पे भी आप ऑक्सीडेशन देखोगे और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट देखोगे, वहां पे NADH बनता ही बनता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन से क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कहाँ एक्सेप्टर क्या कौन सा काम करता है, NAD पॉजिटिव। क्या बनता है, NADH। तो कहीं पे भी डीहाइड्रोजिनेज है, यू विल विटनेस NADH की फॉर्मेशन, ठीक है। तो कितने NADH बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं। एक NADH कितने के इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली 3, 2.5 भी चलो बोल देते हैं। तो 3 इंटू 6 एटीपीज यहाँ से हो गए, 6 एटीपी यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से हो गए, 6 7 8 और 2 यहाँ से हो गए 10। लेकिन 2 तो ऊपर यूज हो रहे हैं, तो टोटल एटीपीज 10 में से कितने गए, 2, 8 एटीपी रह गए। और अगर NADH की फॉर्म में देखें, 2 NADH रह गए और 2 ही एटीपीज आपके पास बने हैं, ठीक है। फिर आ गया आपके पास इनहिबिटर्स। ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया कौन सा स्टेप है, जहां पे आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले है आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन है ना, ये आपके प्रोडक्ट से भी हो जाता है। मतलब अगर आपको फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा देखने को मिल रहा है, एटीपी का अमाउंट ज्यादा देखने को मिल रहा है, सो दे बोथ इनहिबिट द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। और इसका पॉजिटिव इनहिबिटर है आपका फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और AMP, ये दोनों इसके पॉजिटिव इनहिबिटर्स हैं। और नेगेटिव में आपका आ जाता है एटीपी और साथ में आपका आ जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। सेकंड आपका आता है डीहाइड्रोजिनेज। देखो डीहाइड्रोजिनेज के अंदर ना आपका थायोल ग्रुप, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसका जो इनहिबिटर होता है दैट इज आयोडो एसीटेट। राइट डाउन, अच्छे से याद कर लेना, आयोडो एसीटेट, ये है आपका इनहिबिटर ऑफ डीहाइड्रोजिनेज। चलिए आगे चलते हैं। इनोलेज का इनहिबिटर क्या है, पायरुवेट काइनेज का इनहिबिटर क्या है, इनोलेज का इनहिबिटर है आपका फ्लोराइड। सो फ्लोराइड इज द इनहिबिटर ऑफ इनोलेज। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने किया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, उसका इनहिबिटर कौन सा किया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फिर हम आए आगे कहाँ पे आए हम, आयोडो एसीटेट वाले पे। आयोडो एसीटेट किसी का इनहिबिटर हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का। इनोलेज का इनहिबिटर फ्लोराइड। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का इनहिबिटर एलेनिन हो गया। देखिए एलेनिन हो गया और एटीपी हो गया। और पॉजिटिव मॉड्यूलेटर कौन हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड AMP। तो ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एलेनिन एटीपी इनहिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेज, AMP and your fructose 6 phosphate positive one of pyruvate kinase, ठीक है। तो यहां से आपका इनहिबिटर का पॉइंट भी हो गया। चलिए फिर है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने की एक स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी है,
देखो, जब ग्लूकोज के ऊपर हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो ग्लूकोज के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो आपके मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। प्रिपरेटरी फेज पता लग गया, पे ऑफ फेज पता लग गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर आगे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलाइसिस में आपको बताना है कि कौन से ऐसे दो राजे बैठे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ताकत मौजूद है। तो वो है हमारे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो ये है हमारे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा रेगुलेटरी स्टेप, मैंने बताया फर्स्ट, थर्ड एंड 10 तीनों इरिवर्सिबल स्टेप्स, ठीक है, आपके रेगुलेटरी हैं। फिर उसके बाद है कौन कौन से आइंस। देखो, हेक्सोकाइनेज को रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आइंस की, पायरुवेट काइनेज को रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम और मैग्नीशियम आइंस की, तो ये आइंस याद होने चाहिए। फिर उसके बाद एल्डोलेज को कौन सी की रिक्वायरमेंट होती है, जिंक की। एल्डोलेज को कौन सी रिक्वायरमेंट है, जिंक की। हेक्सोकाइनेज को किसकी है, मैग्नीशियम की। पायरुवेट काइनेज को किसकी है, पोटेशियम और मैग्नीशियम की। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, रैपापोर्ट शंट। अब रैपापोर्ट शंट इज समथिंग विच यू शुड एक्चुअली नो व्हाट इट इज। ओके, सो नेक्स्ट इज रैपापोर्ट ल्यूबेक साइकिल। और ये जो साइकिल है हमारा देखा जाता है इन केस ऑफ मेमेलियन आरबीसीज। अब हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में आपका 2,3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और ये जो प्रोसेस है ये आपका कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर हमारा बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट और फिर हमारा बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे भी आपको पता है कि एटीपी जनरेट होती है क्योंकि ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। अब रैपापोर्ट साइकिल में क्या होगा कि ये जो आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे एंजाइम आएगा बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और ये जो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, हमें पता है कि जब भी आप हीमोग्लोबिन की अफिनिटी पढ़ते हैं तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन से डिक्रीज करने के लिए वन ऑफ द मेजर पढ़ते हैं आप कंपाउंड दैट इज 2,3-BPG। और ये 2,3-BPG भी यहाँ पे यही कुछ कर रहा है, ये ऑक्सीजन की अफिनिटी हीमोग्लोबिन से डिक्रीज करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। तो सेम वे ये जो म्यूटेज है ये आपका 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाता है और यही बाद में फॉस्फेटेज करके 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना देता है। अब होता क्या है कि इससे, इस कंपाउंड से डायरेक्टली आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है और यहाँ पे जो आपका 2 NADH बनने चाहिए थे, जो NADH कब बनते हैं, जब 2,3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, उस टाइम पे आपके पास बनते हैं 2 NADH। लेकिन अगर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा ही नहीं, इसकी जगह पे क्या बनेगा, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पे आपको NADH की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। तो रैपापोर्ट साइकिल में NADH की प्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिल रही है। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, 2,3-BPG। अब ऐसे ही एक सेकेंड चीज जो आपको आती है क्वेश्चंस में दैट इज रोल ऑफ आर्सेनिक। अब आर्सेनिक का रोल कहाँ पे देखने को मिलता है, देखो ये जो स्टेप है यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इनके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और अब क्या बना रहे हो, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। और इस टाइम पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NADH की। अब क्या होता है कि ये जो आर्सेनिक होती है ना, ये क्या करता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, ये इसकी जगह ले सकता होता है। तो जहाँ पे आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे आपके पास बनता है आर्सेनिक का कंपाउंड,
ठीक है, ये आर्सेनिक का कंपाउंड फॉर्म होता है और वहां पे आपको NADH की प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती, ना ही आपको ATP की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। सीधा आपका ये वाला जो स्टेप है, ये बाईपास हो जाता है और सिर्फ क्या बनता है आपका ये वाला स्टेप, जहाँ पे ATP भी नहीं बनेगा और NADH भी नहीं बनेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाईपास। तो ये हो गया आर्सेनिक का इफेक्ट और ये हो गया रैपापोर्ट ल्यूबेरिक साइकिल। और इन सारे टॉपिक्स के अलावा ग्लाइकोलाइसिस में से और क्वेश्चंस नहीं बन सकते, दिस इज द मैक्सिमम। पहले आप ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ो, उसके बाद कम टू दिस वीडियो एंड चेकआउट कि कहाँ से कौन कौन सा पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।